हेलो फ्रेंड्स, आप सभी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके आगामी सीटेट, केबीएस, एमपीटेट, सुपरटेट जैसे टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यदि मेरा प्रश्न कलेक्शन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर विकास की वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो विकास की वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए वंशागत तथा पर्यावरणीय दोनों अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वंशानुक्रम में माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुण बच्चों में आते हैं। इस आधार पर विभिन्नता दिखाई देती है और पर्यावरण में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ऑप्शन थर्ड, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन फोर्थ, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है, नहीं को ध्यान में रखकर ऑप्शन करना है आप। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये विकास तुलनात्मक रूप में क्रमिक रूप से होता है, ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शरीर का जो भी विकास होता है वो एक तुलना में एक एवरेज में चलता है और क्रम से चलता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है और व्यक्ति अलग अलग गति से, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है और वो अलग अलग गति से विकास होता है। सभी का विकास एक साथ एक समय पर नहीं होता है। और इसमें ऑप्शन सी क्या कहा गया है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, जन्म के समय हम विकास की प्रकृति और गति को नहीं निर्धारित कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवरण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी है ये शिक्षण में लिंग पक्षपात पर एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फोर, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये अनेक शोध संस्थानों में ये पता चला कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लिंग पक्षपात का उदाहरण है। और तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी और डी गलत क्यों है? क्योंकि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ये गलत है, क्योंकि लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए और लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से, ये भी गलत है, क्योंकि कक्षा में दोनों ही अच्छे होते हैं और दोनों ही अच्छे उदंड भी होते हैं, तो लड़के लड़कियां बराबर होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। क्षमताएं सभी की समान होती हैं, किसी में कम ज़्यादा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिंग पक्षपात की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। अवधारणा के बारे में प्रमुख है तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना।
ऑप्शन बी है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, ऑप्शन सी है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। तो फ्रेंड्स, हम प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा के बारे में प्रमुख है, तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास रखना चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, बालक की शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना। शिक्षा ये बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं। ये क्या बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं। ये प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन का अनुकूलन करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ये है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए, बी है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देखें, सी है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, डी है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दृश्य बाधित बच्चे हैं। तो दृश्य बाधित बच्चों को हम प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या देखकर कैसे देख पाएंगे, समझेंगे। और ऑप्शन नंबर बी स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी से ध्यान से, स्वयं जो करेंगे तो विद्यार्थी का कहाँ से समझ में आएगा। गाइज, यहाँ पर स्वयं करने का नहीं है, यहाँ पर विद्यार्थी से कार्य किया जाएगा और विद्यार्थी स्वयं करेंगे तब वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान देना, लिखित कार्य पर ध्यान कहाँ से देंगे, विद्यार्थी दृश्य रूप से बाधित है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि स्पष्ट रूप से बोलना, क्योंकि हम अच्छे से बोलेंगे तभी बच्चे समझ पाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो यहाँ पर क्या है गाइज कि स्पष्ट बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, और डी है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम की बात की जा रही है और सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है, हम उम्र साथियों के साथ में बच्चे सहयोग के साथ में आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा बच्चे कक्षा में एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और वो सक्रिय रूप से शिक्षण में आगे बढ़ते हैं, तो ये सहयोगात्मक अधिगम में आते हैं। तो यहाँ पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को, और ना कभी कभी प्रयोग करने की वाली बात नहीं है, हमेशा प्रयोग सहयोगात्मक रूप से करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम हमेशा प्रयोग करना चाहिए और ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम का बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना और एक रूप निर्देश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी विशिष्ट शिक्षा योजना, क्योंकि समावेशी कक्षा में विशिष्ट योग्यता के बच्चे होते हैं, उनकी विशिष्ट योग्यता होने के कारण उसे विशिष्ट शिक्षा योजना बनाकर ही शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चे आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो समावेशी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा योजना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन। अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, जो कि धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। ऑप्शन नंबर सेकंड सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। ऑप्शन नंबर सी अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं का मिलान युग्म, क्या मिलान युग्म सही है, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पठन
अक्षमता, अधिगमकर्ता जो कि धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, ये पढ़ने और लिखने में कमी को क्या कहते हैं, पठन अक्षमता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी गलत कैसे हो रहा है, तो क्योंकि सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे नहीं होते हैं गाइस, ये सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो तेज होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसलिए धीमे होने के नाते कट गया। और सी क्या है, अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता अर्थात उच्च प्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो जिस बच्चे के अंदर अवधानात्मक कमी है, तो ध्यान की कमी है, वो उच्च प्रेरणा के साथ में लंबे समय तक ध्यान नहीं बनाए रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए कट रहा है क्योंकि ये बनाए रख सकते हैं कहा गया है यहाँ पर। 9 ऑप्शन नंबर डी क्यों कट रहा है, क्योंकि श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता है। तो श्रव्य क्षतिग्रस्त अर्थात बच्चा सुनने में क्षतिग्रस्त है, उसे दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो दृश्य सूचनाओं को जो सुन नहीं सकता तो दृश्य देखने वाली सूचनाओं को समझ सकता है, और इन्होंने क्या कहा है कि दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस एक की प्राथमिक विशेषता है, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, अहं केंद्रित बच्चों की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक समस्या का मूल अपसारी समाधानों, मूल अपसारी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अपसारी का अर्थ है फ्रेंड्स आगमनात्मक गुण, अर्थात बच्चे के अंदर सृजनशीलता के गुण है और ये बच्चा सृजनात्मक बच्चों में समस्या को किस प्रकार हल करना इसकी योग्यता होती है। वे सृजनात्मक बच्चे समस्या का समाधान निकालने में चिंतन करते हैं और सही उपयुक्त निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपसारी चिंतन वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ऑप्शन सेकंड है, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ऑप्शन थर्ड है, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के लिए अनुकूल नहीं है, तो अनुकूल नहीं अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय यहाँ पर प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, जबकि हमें प्रक्रियाओं पर फीडबैक देना चाहिए, प्रदर्शन पर नहीं। प्रदर्शन से कोई मतलब, हमें प्रक्रिया किस प्रकार से कर रहा है बच्चा उस पर फीडबैक लेना और देना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भेजिए, और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करें, और जो भी नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।